नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जिस प्रकार पश्चिमी बंगाल के अंदर 23 अप्रैल और कल 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुए, यानी प्रथम चरण के जो चुनाव हुए, मतदान हुआ 23 अप्रैल को हुआ, जिसमें 152 विधायकों का भाग्य ईवीएम मशीन के अंदर बंद हो गया और कल 29 तारीख को 142 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव हुआ। यानी दो चरणों में पश्चिमी बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और कुल 294 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। लेकिन जिस प्रकार इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के नेशनल टीवी चैनल हैं या पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, उन्होंने जिस प्रकार के एग्जिट पोल बताए हैं और वहाँ उन्होंने मौके पर जाकर रिपोर्टिंग की, उनका मानना है कि यहाँ भाजपा इस बार सत्ता में आएगी, यानी परिवर्तन होगा। लेकिन जो सोशल मीडिया के आज़ाद पत्रकार हैं, उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत यानी इसके उल्टा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कि चौथी बार टीएमसी फिर से सत्ता में आ रही है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया नेशनल टीवी चैनल है, उनके पत्रकार हैं, एंकर हैं, वो कह रहे हैं और जो एग्जिट पोल हैं उनका भी यही मानना है कि भाजपा इस बार 100% पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि इस बार जो चुनाव हुए वे बिल्कुल ही जो पहले चुनाव होते रहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, भले ही वो पश्चिम बंगाल हो या कोई अन्य राज्य हो, इतना जरूर है कि पश्चिमी बंगाल में आज से पहले जब भी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर आपस में भिड़ंत होती रही, संघर्ष होते रहे, बूथ कैप्चरिंग के मामले भी सामने आते रहे और पिछले चुनावों में भी इसी प्रकार का मंजर वहाँ देखा गया था और आपसी झड़पों में कार्यकर्ताओं की मौतें भी हुई पिछले चुनावों में। लेकिन इस बार ऐसी कोई घटना सामने निकल कर नहीं आई। तो इस बात को लेकर तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि इस बार वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं, कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी। हाँ, थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं जरूर हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन इसके बीच जो भाजपा या भाजपाई छोटे से बड़े दिग्गज नेताओं पर आरोप लगे या जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर भी आरोप लगे कि जितना भी सरकारी तंत्र था, चुनाव आयोग सहित टोटल जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पक्ष में उन्होंने पूरा दमखम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया कि हर सूरत में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना मानो उनका ये मुख्य एजेंडा था और इसी एजेंडे पर पूरा प्रशासन काम कर रहा था। और बताया जा रहा कि 24 लाख अर्धसैनिक बलों की वहाँ तैनाती की गई, यानी एक ऐसा भय और डर का माहौल बनाया गया कि वहाँ किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी न हो, चुनावों में किसी प्रकार की जो टीएमसी है, जिस प्रकार उन पर आरोप लगाए जाते रहे भाजपा के द्वारा कि वहाँ गुंडागर्दी होती है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अन्य जो प्रत्याशी दूसरे दलों के जो प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उन पर हमला करते हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है
उन्हें मारा जाता है, डराया धमकाया जाता है और इस प्रकार का वहाँ माहौल तैयार किया जाता है कि लोग भय के साए में मतदान करते हैं और इसी वजह से वहाँ टीएमसी बार बार सत्ता में आ रही है। तो इस बार इसी बहाने पर केंद्र सरकार ने वहाँ 24 लाख अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, नगर में इतनी फोर्स लगा दी गई और इतनी बख्तरबंद गाड़ियाँ और लोगों के अंदर आतंक पैदा किया गया कि लोग किसी प्रकार की हिम्मत जुटा न पाएं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सकें, इसलिए इतने पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लेकिन अब टीएमसी के कार्यकर्ता, नेतागण और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने और केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पूरी गुंडागर्दी की है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया और मतदाता सूचियों से उन मतदाताओं को चिन्हित किया गया जिन पर ये संदेह था कि ये जो वोट बैंक है ये टीएमसी का वोट बैंक है। उनके वोट काटे गए और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं यानी मुस्लिम लोग हैं वो तो सबसे पहले वो टारगेट पर थे ही कि वो ममता बनर्जी का एक सॉलिड वोट बैंक है। तो उनके बहुत ही धड़ल्ले से वोट काटे गए, यानी 90 लाख वोट जो हैं एसआईआर के बहाने काट दिए गए और 27 लाख वोट ऐसे थे जिनके बारे में बिल्कुल यह सुनिश्चित हो चुका था कि वो मतदाता हैं, उनके पूरे दस्तावेज उनके पास थे, लेकिन वो विचाराधीन हैं। अभी तक उन्हें ये मताधिकार नहीं दिया गया, उन्हें वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये रिट याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, इस बार मतदान नहीं कर सकेंगे तो आने वाले चुनावों में मतदान कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो भद्दा मजाक किया गया मतदाताओं के साथ, जबकि संविधान के अंदर ये लिखित है कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मोदी युग में हो रहा है और जिस प्रकार का वहाँ इतना डरावना, भयभीत करने वाला माहौल खड़ा किया गया केंद्र सरकार द्वारा, अमित शाह गृह मंत्री द्वारा, और लगातार गृह मंत्री अमित शाह वहीं चुनावों की आखिरी 29 अप्रैल तक वो वहीं जमे हुए थे। तो इस प्रकार अब ये भी अमित शाह द्वारा घोषणा की गई है कि 4 तारीख को जब मतगणना होगी उसके बाद भी सप्ताह भर यानी 7 दिनों के बाद तक भी ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं वहाँ पश्चिमी बंगाल में डटी रहेंगी कि चुनाव परिणाम आने के बाद किसी प्रकार की वहाँ गुंडागर्दी ना हो या मतदाताओं को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए, माहौल को बिगाड़ा नहीं जाए, कानून को हाथ में ना लिया जाए। तो इस प्रकार की बातों का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अब से यानी पहले से ये घोषणा कर दी है कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं वहाँ रहेंगी। तो इस प्रकार ये अब प्रयोग था या संयोग था ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब आने वाले समय में यानी भविष्य में किसी भी राज्य के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या इसी प्रकार वहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेज की इतनी बड़ी तैनाती की जाएगी, लोगों को डराया धमकाया जाएगा और लोग डर के साए में वोट डालेंगे, मतदान करेंगे और किसके पक्ष में? सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में। अब यूपी में तो पहले भी हमने देखा कि वहाँ जो प्रशासन वहाँ अपने ड्यूटी निभा रहा था वो मतदाताओं के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहा था, परिचय पत्र देख रहे थे, जबकि ये उनका काम नहीं है। तो ये जो कानून का सरासर
उल्लंघन किया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और इसका इतना उल्लंघन किया गया कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों से जो भी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने धर्म के नाम पर इतनी राजनीति की, धर्म के नाम पर एक खास समुदाय को यानी मुस्लिम समाज को अपमानित किया गया, उन पर तीखी अभद्र टिप्पणियां की गई, उन्हें घुसपैठिया कहा गया, उन्हें गद्दार कहा गया। तो इस प्रकार की भाषा सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग, भाजपा के नेता लोग, प्रत्याशी लोग बोलते रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। जबकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी के रूप में काम करते हैं। यानी आसाम के अंदर या पश्चिमी बंगाल के अंदर जिस प्रकार इतनी फौज की तैनाती की गई है, बख्तरबंद गाड़ियां, जैसे कहीं कोई युद्ध होने की संभावना है, इस प्रकार का वहाँ इतना प्रबंध किया गया, सेना लगाई गई, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए और इनकी संख्या भी 24 लाख, यानी हर 150 मतदाताओं पर एक जवान की ड्यूटी लगाई गई। तो इतना भयभीत किया गया लोगों को। तो अब आने वाले समय में भी इसी प्रकार जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या इसी प्रकार अर्धसैनिक बलों का उपयोग किया जाएगा, तैनाती की जाएगी। और इस बार पश्चिमी बंगाल में या जहाँ कहीं भी चुनाव, यानी 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो सभी राज्यों के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। और ख़ास तौर पर बंगाल में तो इतना ज़्यादा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया कि पूछिए मत। वहाँ सरेआम गुंडागर्दी की गई अफसरों के द्वारा, जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, और भाजपा शासित प्रदेशों से लगभग 483 आईएएस आईपीएस अधिकारी पंजाब के अंदर तैनात किए गए, जो वहाँ उनकी जो रोल, उनका भूमिका जो है, उनकी वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेंगे, और उन्होंने किया। अजय पाल शर्मा जो यूपी के आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है उसको भी जब टीएमसी नेताओं द्वारा गाला गया तो पता चला कि वो भी जब कमिश्नर के पद पर थे, उन्होंने स्थानांतरण के लिए अपने अधीनस्थ, यानी जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी, उनके स्थानांतरण के एवज में वो रुपए लेते थे, यानी भ्रष्ट हैं। और एक डांसर के साथ उन्हें डांस करते हुए भी एक वीडियो वायरल कर दिया टीएमसी ने। तो इस प्रकार उनका ये चरित्र है, और वो किस प्रकार जहांगीर जो एक प्रत्याशी टीएमसी का, उसके घर पर जाके, उनके कार्यालय के अंदर जाके, और किस प्रकार उसने धमकाया, हड़काया। तो ये वीडियो वायरल हुआ, पूरी सोशल मीडिया पर ये वायरल है, अब भी लोग देख रहे हैं। तो इससे ऐसे ही लग रहा था कि वहाँ भाजपा ने जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है चुनावों को लेकर, उसे ताक पर रख दिया। चुनाव आयोग भाजपा के प्रोपेगेंडा को, उसके एजेंडा को पूरा करने के लिए काम कर रहा था, कठपुतली के रूप में काम कर रहा था। ज्ञानेश कुमार का जिस प्रकार उसकी कार्यशैली, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट लग रहा था। और अब एक नई मजे की बात हम आपको बताना चाहते हैं। अब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने अब एक और घोषणा की है कि 4 तारीख को जब मतगणना होगी, तो मतगणना बूथों पर जो पर्यवेक्षक होंगे वो पश्चिमी बंगाल के ना होकर अन्य राज्यों से लिए जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, सोशल मीडिया के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो बता रहे हैं, उनके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि चौथी बार ममता बनर्जी फिर से पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।
और अब ज्ञानेश कुमार द्वारा और भाजपाई जो नेतागण हैं उनकी अमित शाह ने तुरंत बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने एक नई रणनीति तैयार की। हो सकता है उसी रणनीति के तहत ज्ञानेश कुमार ने ये ऐलान किया, ये घोषणा कर दी कि पश्चिमी बंगाल में 4 मई को जब मतगणना होगी तो वहाँ जो टेबल लगेंगे और यहाँ जो अधिकारी होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, वो बंगाल के नहीं होंगे, वो अन्य राज्यों से बुलाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो सरासर इसमें साजिश की बू आ रही है। इससे लगता है कि अब चुनाव के अंदर अगर मत पेटियों के अंदर यानी ईवीएम मशीन के अंदर अगर जीत कैद हो चुकी है टीएमसी के लिए, तो उसे किस प्रकार पलटा जाए। तो हो सकता है इसी प्रकार की कोई साजिश के तहत ये रणनीति तैयार की गई है। और इसके विरुद्ध टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका दायर कर दी है कि ये सरासर टीएमसी और पश्चिमी बंगाल के साथ भाजपा अन्याय कर रही, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर ये एक साजिश के तहत इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। क्या जो पश्चिमी बंगाल के अंदर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर केंद्र सरकार को कोई भरोसा नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो ज्ञानेश कुमार, उसे भरोसा नहीं है? क्या वो सारे चोर हैं? क्या उनकी ईमानदारी पे शक किया जा रहा है? अब ये एक नया मुद्दा खड़ा हो चुका है। तो क्या भाजपा की केंद्र सरकार आने वाले किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर इसी प्रकार की धांधली करने की योजना बना रही है? और उसका प्रयोग सबसे पहले पश्चिमी बंगाल से किया जा रहा है और उसे पहले बदनाम किया गया टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कि वहाँ घुसपैठिए घुस रहे हैं और जो राज्य सरकार है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की कर रही है, उन्हें यहाँ का नागरिक बनाया जा रहा है। अब जो मूल इसके पीछे कारण तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीमाओं की रक्षा का तो जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्री होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री अमित शाह, उनका ये काम। जितनी भी सुरक्षा की जो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो गृह मंत्रालय की है, भारत सरकार की है। उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है? अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर। उन्हें पूरी तरह से उन्हें पहले बदनाम किया, उन्हें इस बात को लेकर बदनाम किया गया कि वो बांग्लादेशियों को यहाँ घुसपैठ करवा रही हैं, और इसलिए उसके बाद उसी बहाने से वहाँ इतनी बड़ी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। और उसकी आड़ में अब नया फरमान जारी कर दिया गया है कि वहाँ मतगणना के दिन यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, पश्चिमी बंगाल के लोकल जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो गड़बड़ी कर सकते हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बाहर से अन्य राज्यों से अगर कर्मचारी अधिकारी वहाँ नियुक्त किए जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के लोग इसे अपना अपमान मान रहे हैं। और टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम कैसे विश्वास कर लें कि अन्य राज्यों के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में लगाए जाएंगे तो वो ईमानदार होंगे, हम उन पे कैसे भरोसा कर लें। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग है, वहाँ पता चलेगा 4 तारीख से पहले पता चलेगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या आदेश जारी करता है। तो ये अगर इसी प्रकार दूसरे राज्यों में भी, अभी तो फिलहाल 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल का अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल चुनाव भिन्न था, बिल्कुल अलग तरह से हुआ है। और अब जो विश्लेषक हैं, एनालाइज करने वाले, उनका कहना है कि क्या अब आने वाले जो विधानसभा, जो अब तो हो चुके हैं 5 राज्यों के अंदर चुनाव, लेकिन इसके अलावा अब अन्य राज्यों के अंदर यूपी है, या 2 साल बाद राजस्थान के अंदर होंगे, या अभी पंजाब के अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं। तो क्या वहाँ भी इसी प्रकार
अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए जाएंगे, लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पीटा जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, प्रत्याशियों के घर जाकर उन्हें धमकी दी जाएगी, उनके कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे। जिस जिस प्रकार आईपैक जो रणनीतिकार एक संस्था थी टीएमसी की, ममता बनर्जी की, तो उसके कार्यालय को ताला लगा दिया, उन पे ईडी की छापेमारी हुई और ऑफिस बंद हो गया। जितने की उस आईपैक के अंदर जितने कर्मचारी थे जो ममता को बीते कई सालों से रणनीति तैयार कर रहे थे, चुनावों के अंदर किस प्रकार उनकी जो रणनीति थी होती थी, तो वो सारा आईपैक का कार्यालय सीज कर दिया गया। उन पे आरोप लगाया कि इन्होंने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया और उन्हें परेशान किया गया। और इसी प्रकार अब अन्य राज्यों के अंदर भी इतनी सख्ती से चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के पक्ष में ही तमाम तरह के आदेश जारी करेगा, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये सोचने वाली बात है। यानी कि आने वाले भविष्य में और आने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य सरकारों पर इतना शिकंजा कस दिया जाएगा कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। कांग्रेस के जमाने में भी जहां कहीं भी क्षेत्रीय दलों की सरकारें होती थी, उन्हें किसी बहाने बर्खास्त कर दिया जाता था, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। जिस प्रकार की अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लागू है। तो आने वाले समय में इसकी संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही की तरफ ये सरकार जा रही है। अब 2029 में जब आम चुनाव होंगे, लोकसभा चुनावों में क्या इसी प्रकार इतना शिकंजा कस दिया जाएगा कि लोग न चाहते हुए भी भाजपा को मतदान करेंगे? क्या उस समय खुलकर तानाशाही की जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल संशय पैदा कर रही हैं और लोग अभी से कयास लगाने लगे हैं कि आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में चुनाव किस प्रकार होंगे। लोग अभी से भयभीत हैं और विश्लेषक हैं जो अपने अपने तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।